तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। लॉकडाउन के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्रीन टीवी। मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है। और लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही सरकार ने जारी की हैं नई गाइडलाइंस, नए नियम व शर्तें। क्या क्या दिशा निर्देश हैं जिनका पालन आम जनता को, ऑफिस को, इंडस्ट्रीज को और दूसरे प्रतिष्ठित संस्थानों को करना है, इस बारे में तमाम जानकारियां आज मैं आपको दूंगी। और बताऊंगी कि इस देशव्यापी लॉकडाउन के दूसरे चरण में आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा, क्या क्या सख्ती बरती जाएंगी और कहां कहां आपको रियायत मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं उन गतिविधियों की जो पूरी तरह इस लॉकडाउन के दौरान पाबंद रहेंगी 3 मई तक के लिए। तो सबसे पहले है इसमें सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर बाकी सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, रेल यात्राएं, बस सेवा, मेट्रो रेल, ये सब बंद रहेंगी। ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेंगी। सिर्फ सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ही इन चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा है मेडिकल रीजन और जिन्हें परमिशन मिली है उनके अलावा लोगों का इंटरस्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है वो बंद रहेगा। शैक्षणिक संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान और कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी इस दौरान बंद रहेंगे। दिशा निर्देशों के तहत जिनको अनुमति दी गई है उनके अलावा सभी औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी, वो भी पाबंद रहेंगी। गाइडलाइंस के तहत जिन्हें परमिशन दी गई है उनके अलावा सभी हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज भी बंद रहेंगी, पाबंद रहेंगी। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा और कैब सर्विसेज भी बंद रहेंगी। सभी सिनेमा हॉल, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट के जितने भी पार्क्स हैं, थिएटर हैं, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और इसी तरीके के अन्य जितने भी प्लेसेस हैं वो सब भी इस दौरान बंद रहेंगे। सभी सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम या समारोह भी इस दौरान बैन रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक समागम और धार्मिक समाज या समूह की सभाएं भी पूरी तरह इस दौरान पाबंद रहेंगी। किसी के भी अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा शामिल होने के लिए लोगों को यहाँ पाबंद किया गया है। किसी के भी अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये सभी नियम, शर्तें, दिशा निर्देश 3 मई तक के लॉकडाउन में लागू रहेंगे, जारी रहेंगे और इनका पालन हम सभी को करना होगा। अब सुनिए, देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से, जो मोदी जी ने कहा कि 20 अप्रैल से सशर्त कुछ छूट आपको मिलेंगी, तो एक शर्त के साथ जो छूट आपको मिलेंगी वो क्या क्या है वो भी सुन लीजिए। सभी स्वास्थ्य सेवाएं इस दौरान चालू हो सकेंगी, जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स और टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज इस दौरान चालू रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, सभी प्रकार की दवाओं की दुकानें, जन औषधि केंद्र और मेडिकल इक्विपमेंट्स की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल लेबोरेटरीज और कलेक्शन सेंटर्स भी खुले रहेंगे। फार्मास्यूटिकल और मेडिकल रिसर्च लैब, कोविड-19 से रिलेटेड रिसर्च करने वाले संस्थान, ये भी इस दौरान खुले रहेंगे। पशु चिकित्सा अस्पताल, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवाओं की सेल सप्लाई निरंतर होती रहेगी। मेडिकल सेंटर के लिए आवश्यक सामान मुहैया कराने वाले यूनिट्स भी इस दौरान चालू रहेंगे। सभी चिकित्सा व पशु चिकित्सा कर्मी, वैज्ञानिक, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, मिडवाइफ्स और एम्बुलेंस सहित दूसरे हॉस्पिटल सपोर्ट सर्विसेज भी इस दौरान चालू रहेंगे। अंतरराज्यीय उनका मूवमेंट हो सकेगा। अब आते हैं कृषि से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, जो गतिविधियां हैं जिन्हें इस दौरान छूट मिलेगी, वो क्या क्या हैं। तो कृषि और बागवानी से संबंधित कुछ गतिविधियां हैं जिन्हें छूट दी गई है, जैसे किसानों और मजदूरों द्वारा खेतों में काम करना, इस चीज को यहाँ छूट मिलेगी। एमएसपी पर कृषि उत्पादों की खरीद में जो एजेंसियां लगी हुई हैं उन्हें भी छूट दी गई है, रियायत मिली है। कृषि उपज मंडी द्वारा संचालित मंडियां, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकार या इंडस्ट्रीज द्वारा डायरेक्ट मार्केटिंग, किसानों और किसान समूहों के सीधे एफपीओज की सहकारिता, ताकि ग्राम स्तर पर विपणन और खरीद को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा कृषि यंत्रों और उनके स्पेयर पार्ट्स और इन्हें मुहैया कराने वाले, इनकी मरम्मत करने वाले, इन सभी की दुकानें भी इस दौरान खुली रहेंगी।
फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर्स भी इस दौरान खुले रहेंगे। उर्वरक, कीटनाशक और बीज बनाने वाले और बीजों को बेचने वालों की दुकानें और यूनिट्स भी इस दौरान खुले रहेंगे। कृषि व बागवानी से संबंधित मशीनों के लिए इंटर एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट को यहाँ छूट दी गई है। अब आते हैं मछली पालन से जुड़े लोगों के लिए तालाबंदी के दौरान क्या क्या छूट होंगी। तो ऐसे लोग जो समुद्री और अंतर्देशीय मछलियां पकड़ते हैं उन्हें यहाँ छूट दी गई है। जलीय कृषि उद्योग का संचालन जिसमें फीडिंग और रखरखाव, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री का विपणन शामिल है, इन चीजों को भी यहाँ छूट दी गई है। प्लांटेशन में जिन गतिविधियों पर छूट मिली है उनमें है चाय, कॉफी और रबर के बागानों में अधिकतम 50% श्रमिकों यानी मजदूरों के साथ काम किया जा सकेगा। चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, सेल और मार्केटिंग का काम करने के लिए मैक्सिमम 50% वर्कर्स के साथ यहाँ काम आप कर सकते हैं। अब आते हैं पशुपालन क्षेत्र पर मिली रियायतों पर। तो यहाँ दूध प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा दूध और दूध के उत्पादों का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, वितरण और बिक्री के लिए ट्रांसपोर्ट और सप्लाई चेन जारी रहेगी। पशुपालन फार्म, पोल्ट्री फार्म और हेचरी से संबंधित गतिविधियां यहाँ की जा सकेंगी। मक्के और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति के साथ साथ एनिमल फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी खुले रहेंगे। गौशालाएं और एनिमल शेल्टर्स होम जो हैं उनका संचालन भी होता रहेगा। अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर पर। तो आरबीआई रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट खुले रहेंगे। बैंक ब्रांच और एटीएम, बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए आईटी वेंडर्स, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स, एटीएम ऑपरेशंस और नकदी प्रबंधन एजेंसियां क्रियाशील रहेंगी। इसके अलावा सेबी द्वारा नियंत्रित इक्विटी, कमोडिटी और करेंसी मार्केट भी खुले रहेंगे। IRDAI रेगुलेटेड जितनी भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो भी इस लॉकडाउन के दौरान क्रियाशील रहेंगी, काम करती रहेंगी। अब आते हैं सोशल सेक्टर पर। तो बच्चों, विकलांगों, मानसिक रूप से विकलांगों, वरिष्ठ नागरिकों, निराश्रितों, महिलाओं व विधवाओं के लिए घरों का संचालन होता रहेगा। ऑब्जर्वेशन होम्स, आफ्टर केयर होम्स और जुवेनाइल्स के लिए सेफ्टी प्लेस भी खुले रहेंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की गई पेंशन और भविष्य निधि सेवाएं भी क्रियाशील रहेंगी। आंगनवाड़ियों का संचालन इस तरीके से होगा कि बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 15 दिन में एक बार पोषक खाद्य पदार्थों का वितरण उनके घर पर ही किया जाएगा। लाभार्थी को खुद आंगनवाड़ी में जाकर इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग के ऊपर। तो यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान आपको बता दें कि सभी एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि सब बंद रहेंगे। लॉकडाउन के दौरान इन्हें खोलने की परमिशन नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एकेडमिक शेड्यूल को जो टीचर्स हैं या प्रोफेसर्स हैं वो जारी रख सकते हैं। टीचिंग पर्पस के लिए दूरदर्शन और दूसरे एजुकेशनल चैनल्स को आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। अब आते हैं मनरेगा पर। बंद के दौरान मनरेगा के कार्य भी क्रियाशील रहेंगे, लेकिन मनरेगा वर्कर्स को इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और फेस पर मास्क लगाना यहाँ उनके लिए अनिवार्य होगा। सिंचाई और जल संरक्षण के कार्यों को मनरेगा के तहत प्राथमिकता दी गई है। केंद्र व राज्य की योजनाओं के तहत भी सिंचाई व जल संरक्षण के कार्यों को अनुमति दे दी गई है। अब आते हैं पब्लिक यूटिलिटीज यानी कि सार्वजनिक उपयोगिता में मिली छूट पर। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, सीएनजी, एलपीजी, पीएनजी आदि तेल व गैसों का शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण और खुदरा सभी काम क्रियाशील रहेंगे। बिजली का उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी जारी रहेगा। डाकघर खुले रहेंगे, सभी डाक सेवाएं भी क्रियाशील रहेंगी। नगर पालिका व स्थानीय निकायों द्वारा वाटर, सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर्स पर भी काम होते रहेंगे, ये चीज भी जारी रहेंगी। और इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्विसेज भी चलती रहेंगी। अब आते हैं माल और कार्गो के इंटर और इंट्रा स्टेट लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति पर। तो यहाँ माल यातायात की अनुमति है,
माल और पार्सल ट्रेनें भी चलेंगी। माल ढुलाई, राहत और निकासी के लिए हवाई परिवहन सुविधाओं का भी संचालन होता रहेगा। समुद्री परिवहन व भूमि बंदरगाहों का भी संचालन होगा, लेकिन आने जाने वालों को वहां पर जो अथॉरिटीज होंगी उनसे वहां पास बनवाना होगा और उसके बाद ही वो आवाजाही कर सकेंगे। ट्रकों व मालवाहक वाहनों को भी माल लाने ले जाने की अनुमति होगी। हाईवेज पर ट्रक की मरम्मत के लिए दुकानें और ढाबे भी खुले रहेंगे, लेकिन ये सशर्त खुलेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करेंगे, फेस पर मास्क लगाएंगे, सारी एहतियात आप बरतेंगे, तभी ये सब दुकानें वहां पर खुलेंगी। जिन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की अनुमति है वो भी सुन लीजिए। जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए निश्चित निर्धारित समय में दुकानें खुलेंगी, स्टोर खुलेंगे, लेकिन सख्ती से आपको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का यहाँ भी पालन करना होगा। कमर्शियल और प्राइवेट संस्थानों में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग, डीटीएच एंड केबल सर्विसेज जारी रहेंगी। 50% स्ट्रेंथ के साथ आईटी और आईटी सक्षम सेवाएं खुली रहेंगी, जारी हो सकेंगी। सरकारी गतिविधियों के लिए डेटा और कॉल सेंटर्स खुलेंगे, इसके अलावा किसी गतिविधि के लिए नहीं खुलेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार द्वारा स्वीकृत कॉमन सर्विसेज सेंटर भी खुले रहेंगे। ई कॉमर्स कंपनियां, कोरियर सर्विसेज ये भी जारी हो जाएंगी, ये भी खुली रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं भी यहाँ पर जारी रहेंगी। ऑफिस और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में निजी सुरक्षा और सुविधा प्रबंधन सेवाएं जारी रहेंगी। जो भी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह आते हैं वो अब आ सकेंगे। 20 तारीख से 20 अप्रैल से ये अनुमति दे दी जाएगी। ऐसे होटल्स, होम स्टे, लॉज और मोटेल जो लॉकडाउन में फंसे पर्यटकों और लोगों को समायोजित कर रहे हैं वो भी खुल सकेंगे, वो भी खुले रहेंगे। क्वारंटीन फैसिलिटीज के लिए जो भी प्रतिष्ठान उपयोग किए गए हैं या स्थापित किए गए हैं वो भी खुले रहेंगे। इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर्स, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर ये सभी अपने अपने काम आसानी से अब कर सकेंगे। इनको काम करने की छूट 20 तारीख से दे दी गई है। निजी और सरकारी उद्योग और औद्योगिक प्रतिष्ठान जिन्हें अनुमति मिली है उनके बारे में भी सुन लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योगों को अनुमति मिली है। जरूरी वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी यहाँ खुल सकती हैं। ऐसी उत्पादन इकाइयां जिन्हें लगातार आपूर्ति श्रृंखला की जरूरत होती है वो भी खोली जा सकेंगी। आईटी हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खुल सकेंगी। कोयला उत्पादन, खदान व खनिज उत्पादन और उनका ट्रांसपोर्टेशन, विस्फोटक की आपूर्ति और खनन कार्यों की गतिविधियां भी जारी रह सकेंगी। पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी खोली जा सकेंगी। सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए जूट इंडस्ट्रीज में भी काम किया जा सकता है। तेल और गैस की खोज और रिफाइनरीज ये काम भी जारी रहेंगे, ये चीजें भी खुल सकेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे भी खोले जा सकेंगे। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई सहित सड़कों, सिंचाई परियोजनाओं, भवनों और हर प्रकार के औद्योगिक परियोजनाओं का जो निर्माण है वो किया जा सकेगा। अक्षय ऊर्जा परियोजना का निर्माण हो सकेगा, जहां मजदूर साइट पर ही उपलब्ध हों, बाहर से लाने की जरूरत ना पड़े। वहां पर नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमाओं में निर्माण परियोजनाओं का काम जारी रखा जा सकेगा। लोगों की आवाजाही पर छूट कहां कहां मिली है वो भी सुन लीजिए। सिर्फ चिकित्सा और पशु चिकित्सा सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन चलाने और आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की अनुमति लॉकडाउन के दौरान दी गई है, लेकिन शर्तें भी सुन लीजिए। जैसे 4 व्हीलर प्राइवेट व्हीकल आप यूज करते हैं तो ड्राइवर के अलावा अगर दूसरा व्यक्ति 4 व्हीलर में बैठेगा तो वो ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर नहीं बैठेगा, उसे बैक सीट पर बैठना होगा। अगर आप 2 व्हीलर इस्तेमाल करते हैं तो 2 व्हीलर पर सिर्फ एक ही व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी, उसके पीछे कोई दूसरा व्यक्ति सफर नहीं कर सकता। अब आते हैं उन लोगों पर जिनको क्वारंटीन किया गया है, उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें डॉक्टर्स द्वारा तय समय के लिए क्वारंटीन होने को कहा गया है वे सख्ती से इसका पालन करें। क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर उस व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 और 1860 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी अगर कहीं भी वो उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं।
15 मार्च के बाद भारत आने वाले लोग जिन्हें क्वारंटीन किया गया है, उनका क्वारंटीन पीरियड खत्म होने पर पहले उनका कोविड-19 का टेस्ट होगा और टेस्ट नेगेटिव आने के बाद रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रोटोकॉल्स उनके लिए निर्धारित किए जाएंगे। अब सुनिए वर्क प्लेस के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं जिनका आप सभी को पालन करना है। सभी वर्क प्लेस पर टेम्परेचर स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर भी आपको उपलब्ध कराना होगा, वो होना चाहिए ऑफिस के अंदर। वर्क प्लेस पर 2 शिफ्ट के बीच 1 घंटे का गैप होना चाहिए और इस दौरान वर्क प्लेस को सैनिटाइज किया जाना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जा सके, इसके लिए कर्मचारियों के लंच ब्रेक को रोक दिया जाए। इसके बाद है 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को घर से ही काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बेहतर है कि वो घर से बाहर ना निकलें। इसके अलावा निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के कर्मचारी जो भी कर्मचारी हैं, वो सभी अपने अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को जरूर डाउनलोड करें और इसका इस्तेमाल करें, इस ऐप से जुड़ें। लंबी मीटिंग्स को वर्जित कहा गया है, बहुत लंबी मीटिंग्स आपको नहीं करनी है। अब आते हैं जो गाइडलाइंस पब्लिक प्लेस के लिए जारी की गई हैं उन पर, इन्हें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये हम सभी को फॉलो करनी है। पब्लिक प्लेस की गाइडलाइंस हैं, अगर आप इस दौरान पब्लिक प्लेस पर कहीं भी निकलते हैं, ये हम सबके लिए हितकर है, इसलिए ध्यान से सुनिए और इनका पालन जरूर करिएगा। सभी सार्वजनिक स्थानों और वर्क प्लेस पर मास्क पहनना अनिवार्य है। बिना मास्क लगाए आप घर से बिल्कुल ना निकलें, ये आपकी हमारी सेफ्टी के लिए ही है। इसके अलावा दूसरा है पब्लिक प्लेस और वर्क प्लेस पर सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। दूसरे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी पर आप जरूर रहें। टच होकर चलना, ग्रुप में चलना, भीड़ में चलना, ये सब हमारे लिए इन दिनों में हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का आपको पालन करना है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर किसी भी पब्लिक प्लेस पर, फिर से सुन लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजर किसी भी पब्लिक प्लेस पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठे करने की मंजूरी नहीं देगा। उसे 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं करने हैं। शादी और अंत्येष्टि के कार्यक्रमों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि वहां ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। 20 से ज्यादा लोग इन जगहों पर इकट्ठे होने के लिए मनाही की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और शराब, गुटखा और तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध होगा। तो थूकना तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि जब इंडिया थूकना भूलेगा तभी सुधरेगा और तभी स्वस्थ भी रहेगा। वैसे भी ये जो तमाम दिशा निर्देश हैं, जो भी सशर्त हमें छूट मिल रही हैं, ये सब हमारी और आपकी सुरक्षा के लिए ही हैं, इसलिए इनका ईमानदारी से पालन करिए। लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का ईमानदारी से पालन करिए। सरकार ने आपसे कहा है कि बहुत जरूरी हो तो 20 तारीख के बाद आप घर से बाहर निकल सकते हैं, सशर्त कुछ चीजों में छूट भी मिली है। तो बहुत जरूरी हो तो बिल्कुल घर से बाहर निकलिए, लेकिन नियम व शर्तों का पालन जरूर करिए। बहुत जरूरी नहीं है तो प्लीज 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 घर से बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि जब हम घर के अंदर होंगे तभी कोरोना घर के बाहर, देश के बाहर और दुनिया के बाहर होगा। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कृषि और किसान सशक्तिकरण की इस मुहिम को सफल बनाने में आप भी ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी आप ग्रीन टीवी को सहयोग कर सकते हैं।